नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, जो स्टूडेंट स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली DSSB की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर भी हिंदी साहित्य आता है या 11th-12th के जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, उन सबको ध्यान में रख करके मैं आप लोगों को ये हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इतिहास और साहित्य शब्द के बारे में बताया था और उनकी क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इससे पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वो प्लेलिस्ट पर जाकर आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को शुरू से सारी बातें अच्छे से क्रम से समझ में आने लग जाए। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग साहित्य इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, यानी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, उस इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं या कौन कौन से दृष्टिकोण जो हैं अपनाए गए हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, यहां ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इसमें 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और आए भी हैं इसके अंदर से सवाल। वो पूछ लेते हैं कि कौन सी पद्धति से कौन सा लेखक या जो इतिहासकार है वो जुड़ा हुआ है। तो आज इन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इतिहास जो है कभी एक दिन में नहीं लिखा जा सकता, इतिहास को लिखने में कई साल लग जाते हैं। तो इतिहास लिखने का पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम इतिहास का पिता, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री अगर किसी को कहते हैं तो वो हेरोडोटस है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। लेकिन जब हम साहित्य के बारे में बात करते हैं और हिंदी साहित्य के बारे में बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार लिखने का किसने प्रयास करा, दूसरी बार किसने करा, ये हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आगे चलकर। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले ये बात करते हैं कि कौन कौन सी पद्धतियां हैं, किस पद्धति के आधार पर इतिहास लिखा गया है और कौन से इतिहासकार ने वो इतिहास लिखा है, उसकी बुक का नाम क्या है। तो देखिए, यहां पर मैंने ये कुछ पद्धतियां लिखी हैं। एक वर्णानुक्रम पद्धति होती है, ठीक है, काल अनुक्रम पद्धति होती है, एक वैज्ञानिक पद्धति, एक विधेयवादी पद्धति है और इसी तरह परंपरावादी पद्धति है। इसी तरह से छठे नंबर पर समन्वयवादी या समग्रतावादी दृष्टिकोण है या पद्धति है। ये 6 पद्धतियां जो हैं, आज मैं आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहता हूं कि इसका आधार क्या है और उसको ना मानने के पीछे या उसकी आलोचना करने के पीछे क्या कारण रहे हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन एक निवेदन है कि अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी थोड़ा सा उत्साह मिलता रहे। क्योंकि आप समझ रहे हो कि इस समय जो शिक्षक हैं, खासकर प्राइवेट टीचर है, उनकी क्या स्थिति हो रही है। तो ये आपका एक सहयोग रूप में भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी वजह से कुछ फ़ायदा हमें भी हो सके। और मैं आपको यहाँ पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, पूरे ढंग से टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट को ध्यान में रख करके सिलेबस को करवाया जाएगा, क्योंकि अगर उन क्लासों का सिलेबस करवा दिया जाएगा तो फिर बाकी की जो क्लासों का सिलेबस है वो तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, वर्ण अनुक्रम पद्धति या वर्णमाला पद्धति। देखिए बच्चों, वर्ण अनुक्रम, वर्णमाला, आप नाम से ही परिचित हो यहाँ पर कि वर्णमाला जो चलती है। अब वर्णमाला का जो क्रम होता है, शब्दकोश जो होता है, वो भी शब्दकोश के अंदर भी वर्णमाला का क्रम चलता है। तो वर्णमाला पद्धति के अंदर क्या हुआ, इसका आधार क्या रहा कि इसमें जो भी लेखक थे या जो भी कवि थे, उनका जो वर्णन किया गया वो नाम का प्रथम वर्ण के अनुसार किया गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति के अंदर जो कवियों और लेखकों का वर्णन किया गया, वो उनके नाम का जो प्रथम वर्ण है उसे लेकर के और इसे इनका वर्णन किया गया। लेकिन इस पद्धति की आलोचना होने का कारण क्या रहा कि यहाँ पर केशव और कबीरदास दोनों कैसे आरंभ होते हैं, कै वर्ण से आरंभ होते हैं, दोनों को एक स्थान पर इनका इतिहास वर्णित कर दिया। तो ये एक इसकी आलोचना का विषय रहा, क्योंकि कबीरदास जी का समय अलग है और केशव का समय अलग है। इसलिए जो आलोचक हैं उन्होंने इस पद्धति की क्या करी, आलोचना करी। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी इतिहासकारों ने इसकी आलोचना करी, क्योंकि इसके समर्थक भी हैं।
है। अब इसके जो समर्थक हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। गारसादी तासी, आपने मालूम है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले अगर कोई पहला व्यक्ति है तो वो कौन है, गारसादी तासी है, ठीक है। और इनके जो पुस्तक है उसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसके बारे में, इसकी रचना के बारे में हम लोग आगे चलकर पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन किस ढंग से आता है कि गारसादी तासी का जो ये ग्रंथ लिखा गया है, इतिहास ग्रंथ है, वो किस पद्धति के आधार पर लिखा गया है। तो ऑप्शन आपको मिलते हैं वर्णानुक्रम पद्धति, काल अनुक्रमी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, ठीक है ना, या समन्वयवादी दृष्टिकोण, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि गारसादी तासी का जो ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ को किस पद्धति के तहत लिखा गया है, वर्णमाला पद्धति या वर्ण अनुक्रमी पद्धति। तो आप ये जान गए हो कि वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है, वर्णमाला पद्धति क्या होती है, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से सीख गए होंगे कि यहाँ लेखक और जो कवि हैं उनके नाम का प्रथम वर्ण जो होता है उसी को आधार बना करके और इतिहास में उसे स्थान दिया जाता है। लेकिन इसकी आलोचना करने का कारण यह रहा है कि यहाँ केशव और कबीर दोनों कै नाम होने से उनको एक समय पर लिखा गया, तो ये इसकी आलोचना का कारण बना। लेकिन इसके समर्थक है गारसादी तासी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी इसके ग्रंथ का नाम है। और शिव सिंह सैगर, ये भी आपने नाम सुना होगा, शिव सिंह सैगर जो है, शिव सिंह सरोज इनकी रचना है। तो ये जो शिव सिंह सरोज है ये किस पद्धति के आधार पर लिखा हुआ ग्रंथ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान सुन लेना बच्चों कि जो शिव सिंह सैगर का ये जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ, ये इतिहास लेखन की किस पद्धति के आधार पर लिखा हुआ है। तो आपने पता होना चाहिए वर्णानुक्रम पद्धति या वर्णमाला पद्धति के आधार पर ये लिखे हुए 2 ग्रंथ हैं, 2 समर्थक हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्णानुक्रम पद्धति या वर्णमाला पद्धति के समर्थक कौन हैं। नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा, गारसादी तासी या शिव सिंह सैगर, या फिर इनके अलावा ये सारे ऑप्शन और भी बना दिए जाएंगे। तो ए और बी दोनों आएंगे, दोनों इसके समर्थक हैं। समझ में आ गया। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति है। अब दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर पर बच्चों काल अनुक्रमी पद्धति। अब देखो काल का मतलब क्या होता है, समय, यानी कि कवियों और लेखकों का जो वर्णन किया जाएगा इस पद्धति के अंदर, कवियों और लेखकों का जो वर्णन किया जाएगा वो ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार किया जाएगा। इतिहास का जो काल क्रम है उस काल क्रम के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। इस पद्धति में भी रचनाकारों का जो जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख किया जाएगा। तो कहने का मतलब है इसकी आलोचना का कारण क्या रहा है कि इसमें युगीन परिस्थितियां जो थी या साहित्यिक जो प्रवृत्तियां थी उनका उल्लेख नहीं किया गया। उस समय की जो युगीन परिस्थितियां थी या साहित्यिक प्रवृत्तियां थी उन चीज़ों का इस ग्रंथ में उल्लेख नहीं किया गया। केवल काल क्रम के अनुसार कवियों का जो जीवन परिचय है या उनकी कुछ रचनाएं हैं उन्हीं का उल्लेख कर दिया गया। इस कारण से इस काल अनुक्रमी पद्धति की भी आलोचना की गई, इसका भी ज़्यादा समर्थन नहीं किया गया कि ये भी उचित नहीं है। तो दूसरे नंबर पर कौन सी आ गई, काल अनुक्रमी पद्धति। इस पद्धति के अंदर क्या होता है कि जो कवि और लेखक हैं उनका जो वर्णन किया जाएगा वो ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। और जो वर्णानुक्रम पद्धति थी उसमें लेखक और कवियों का वर्णन उनके नाम के प्रथम वर्ण के आधार पर किया जाएगा, ठीक है, और वर्णमाला के क्रम के आधार पर किया जाता है। लेकिन जो काल अनुक्रमी पद्धति है इसमें कवियों और लेखकों का जो वर्णन किया जाएगा वो ऐतिहासिक काल क्रमानुसार किया जाता है। लेकिन इस पद्धति की आलोचना का कारण है कि इसमें युगीन परिस्थितियों और साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख नहीं किया गया। केवल इसमें जो कवि थे, लेखक थे, उनकी जो जन्म तिथि है या उनकी जो रचनाएं हैं उन्हीं का ही वर्णन किया गया। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। लेकिन इसके समर्थक के बारे में अगर बात करें कि भाई इसका समर्थक कौन था, तो इसके समर्थक थे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ये अपना ग्रंथ लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
ठीक है। ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये किस पद्धति पर लिखा गया है? काल अनुक्रमी पद्धति पर लिखा गया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है वो किस पद्धति के आधार पर लिखा गया है। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ को किस पद्धति के आधार पर लिखा गया है? काल अनुक्रमी पद्धति के आधार पर इस ग्रंथ को लिखा गया है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई काल अनुक्रमी जो पद्धति है इसका आधार क्या है? तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो लेखक हैं या जो कवि हैं उनका जो वर्णन है वो ऐतिहासिक काल के क्रम के अनुसार किया जाता है। लेकिन इसकी आलोचना का कारण क्या है कि इसमें उस समय की जो युगीन परिस्थितियां थी या उस समय की जो प्रवृत्तियां थी, साहित्यिक प्रवृत्तियां जो थी, उनका उल्लेख नहीं किया गया। इस वजह से इसकी क्या की गई? आलोचना की गई। लेकिन अगर इसके समर्थक की बात करें तो दो व्यक्ति हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु। तीन भाई जो थे मिस्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं और मिस्र बंधु विनोद नामक इन्होंने क्या लिखी है? रचना लिखी है। तो मिस्र बंधु विनोद और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये किस पद्धति के आधार पर लिखे गए हैं? काल अनुक्रमी पद्धति के आधार पर लिखे गए हैं। तो यहां जो सवाल पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भाई मिस्र बंधु विनोद जो है किस पद्धति के आधार पर लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है, या आपको सुमेलित करवा लिया जाएगा। सुमेलित करवा लिया जाएगा यानी कि एक साइड में पद्धतियों के नाम लिख देंगे, वर्णानुक्रम पद्धति, काल अनुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, और फिर इनके राइटरों का जो लेखक जो समर्थक है उनका क्रम दे दिया जाएगा। मतलब गारसादी तासी दे दिया, मिस्र बंधु दे दिया, ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त दे दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे दिया। फिर इनको मिलाना पड़ेगा आपको कि किसने किस पद्धति के आधार पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। समझ में आया ना? इतने ढंग से आप समझने की कोशिश करो कि फिर दोबारा आपको हिंदी साहित्य का इतिहास रटना ना पड़े। मैं आप लोगों को इतने सरल ढंग से, इतने शानदार तरीके से ये चीजें समझाने वाला हूं कि आप लोगों की तैयारी में चार चांद लग जाए। मैं आपको बीच बीच में वो बातें भी बताऊंगा जिससे आप ये सीख सकें कि आप अपने तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें काम में ले सकते हैं, कौन कौन सी बुक हैं जो आपके लिए उपयोगी रहेंगी, क्या मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन बच्चों कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब मैं अपना समय, मैं अपना जो परिश्रम है आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास जताना पड़ेगा, मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। और आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप मेरे से बिल्कुल कनेक्ट रहें। अगर आपको किसी को पीडीएफ में ये नोट्स चाहिए होंगे तो भी वो मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा इस पढ़ाई के नाम का। मैं आप लोगों से किसी तरह का पैसा मुझे आप लोगों से नहीं चाहिए, मुझे मेरे काम से मतलब है। और ताकि आप विद्यार्थी, जो ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल दूरस्थ रहते हैं, जो इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो मैंने अपने मन से, अपने आप से ये वादा किया है कि मैं उन लोगों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, पूरा इतिहास मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही जो हिंदी की व्याकरण है, संस्कृत की जो व्याकरण है, उन दोनों चीज़ों को मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर देखिए 2 पद्धतियाँ आप समझ में आ गया कि काल अनुक्रमी पद्धति का समर्थन करने वाला व्यक्ति कौन है और वर्णानुक्रम पद्धति का समर्थन करने वाले कौन कौन। तीसरे नंबर पर देखिए वैज्ञानिक पद्धति। अब ये जो वैज्ञानिक पद्धति है ये भी बहुत अच्छी पद्धति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लेखक होता है, वो इतिहासकार जो होता है, वो बिल्कुल तटस्थ और निरपेक्ष रहकर, तटस्थ और निरपेक्ष रह करके
तथ्यों का संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित क्रम से प्रस्तुत करता है। यानी कि जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसमें जो इतिहासकार होता है वो जब भी इतिहास ग्रंथ लिखता है, साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखता है, तो वह बिल्कुल तटस्थ होता है एवं निरपेक्ष रह करके तथ्यों का संकलन करता है तथा क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्रम से प्रस्तुत करता है। लेकिन इसका विरोध करने का, आलोचना करने का भी कारण रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि वह लेखक जो है बिल्कुल अच्छे से तटस्थ रह सके, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, स्वभाव होता है, और ये मनुष्य की कमी होती है कि वो किसी विषय को लेकर के अधिक रुचि रखता है, किसी विषय को लेकर अधिक रुचि नहीं रखता है। तो एक तरह से ये वैज्ञानिक पद्धति है जरूर, लेकिन यहाँ पर भी ये पूरी संभावना रहती है कि जो इतिहासकार है वो अपनी व्यक्तिगत रुचि को ध्यान में रख करके अपने व्यक्तित्व के अनुसार इतिहास ग्रंथ लिखते समय किसी चीज को ज्यादा बढ़ावा दे सकता है। इसलिए इस ग्रंथ की भी, इस पद्धति की भी क्या की गई, आलोचना की गई। लेकिन हमारे लिए ये सब चीजें आलोचना क्यों की गई, ये क्वेश्चन नहीं आने वाले आप लोगों के लिए। आपको तो सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से समर्थक हैं, उनका ग्रंथ का नाम क्या है और उन्होंने किस पद्धति से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। तो वर्णानुक्रम पद्धति से लिखने वाले दो व्यक्ति हैं, गारसादी तासी और शिव सिंह सैगर। इन दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है। दूसरे नंबर पर काल अनुक्रमिक पद्धति है, इसमें भी दो राइटर आप ध्यान रखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु जो हैं, इन्होंने काल अनुक्रमिक पद्धति के आधार पर लिखा है। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति। इसका आधार क्या है कि यहाँ पर जो इतिहासकार होता है वो तटस्थ और निरपेक्ष रहकर तथ्यों का संकलन करता है तथा क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्रम से प्रस्तुत करता है। और इसके जो समर्थक हैं वो हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त जो है, इनके इतिहास पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब इसको याद करने का ध्यान रख ले, जैसे वैज्ञानिक शब्द आ रहा है, गणपति चंद्र वैज्ञानिक और वैज्ञानिक पद्धति। गणपति चंद्र वैज्ञानिक इतिहास और वैज्ञानिक पद्धति, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा है, और किसने लिखा है, गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने। आप देखिए, मैं कभी ट्रिक से पढ़ाने पर विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि ट्रिक बनाना मैं भी जानता हूं और आप भी जानते होंगे, लेकिन ट्रिक से पढ़ने का एक सबसे जो गलत इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जब आप पूरा कोर्स पढ़ लेते हो तो आपके पास इतनी ज़्यादा ट्रिक हो जाती हैं कि वो ट्रिकों के अंदर ही आप कई बार भूल जाते हो। इसलिए आप डायरेक्टली चीज़ों को दिमाग में रखो। इसी वीडियो को अगर एक दो बार आप बार बार देख लेंगे, सुन लेंगे, तो ये चीज़ें आप लोगों के क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और लिखने वाले कौन है, गणपति चंद्र गुप्त। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, एक विधेयवादी दृष्टिकोण है। ये विधेयवादी जो पद्धति है, इसको आज सबसे ज्यादा सही माने जा रहे हैं। इसका जो समर्थक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी इतिहास पुस्तक है। लेकिन ये जो विधेयवादी है, ये जो विधेयवादी पद्धति है, इसका जो जनक है, इसका जो जनक है, मैंने आपको पहले बताया था, एक फ्रेंच विद्वान है टेन। फ्रेंच विद्वान है टेन, वो इस पद्धति के जन्मदाता हैं। इस पद्धति के क्या है, जन्मदाता है। तो उन्होंने क्या बताया कि साहित्य का जब इतिहास लिखा जाता है, साहित्य का जब विकास होता है, तो उसके अंदर तीन तत्व जो हैं वो काम करते हैं। उन्होंने बताया कौन कौन से तत्व काम करते हैं, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति, वातावरण, क्षण विशेष के तत्कालीन कारणों के आधार पर, जाति, वातावरण, क्षण विशेष के तात्कालिक कारणों के आधार पर साहित्य का जब अध्ययन किया जाता है, साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम विधेयवादी पद्धति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विधेयवादी पद्धति कहते हैं। समझ में आ गया ना। और इस विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है, जनक तो हैं टेन। ये फ्रेंच विद्वान हैं टेन, और इन्होंने बताया कि किसी भी साहित्य के विकास में या साहित्य के
इतिहास को लिखते समय इन 3 तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, जाति, वातावरण, क्षण विशेष। लेकिन आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने बताया कि इसका आलोचना करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है हडसन। उन्होंने कहा कि तेन ने जाति, वातावरण, क्षण विशेष तो लिया, लेकिन जो रचनाकार है, लेखक है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो प्रतिभा है, उसको उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि उसकी जो सृजन शक्ति है और तत्कालीन जो परंपराएं हैं उनको भी उन्होंने नहीं अपनाया। इन 2-3 चीज़ों को ही ध्यान में रखा, इसलिए इसका क्या किया गया, उन्होंने विरोध किया। तो आप ये ध्यान रखें कि विधेयवादी पद्धति के जो समर्थक हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि जो साहित्य है वो मनुष्य की चित्त वृत्तियों का एक प्रतिबिंब मात्र है। साहित्य जो है मनुष्य की यानी कि जनता की चित्त वृत्तियों का एक प्रतिबिंब मात्र है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये परिभाषा याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ध्यान रखेंगे। और विधेयवादी जो पद्धति है इसके जनक कौन है, तेन, ये फ्रेंच विद्वान है। इन्होंने इसके समर्थन के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी बताया। क्या बताया, जाति, वातावरण, क्षण विशेष। ये तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं, तात्कालिक जो कारण होते हैं उनके आधार पर साहित्य का इतिहास का अध्ययन किया जाता है इस पद्धति में। तो यहाँ देखिए 4 पद्धतियां पढ़ लिए, एक बार वापिस से क्विक एक रिवीजन हो जाए, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हूँ, फटाफट आप लोग जवाब देंगे। अपने ईयरफोन कान में रखें, मेरी बातों को दिमाग में रखें, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसे अपने मन में दोहराना है, उसका उत्तर अपने मन में लाना है। वीडियो के अंदर कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप अपने मन में सोचिए। वर्णानुक्रम पद्धति के समर्थक जो इतिहासकार हैं वो कौन कौन है, सोचो। गारसादी तासी, और दूसरा नंबर पर कौन है, शिव सिंह सैगर। ठीक है, दूसरे नंबर पर काल अनुक्रमी पद्धति। काल अनुक्रमी पद्धति के समर्थक इतिहासकार कौन है, इसमें भी 2 हैं। एक कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, और दूसरे नंबर पर कौन है, मिस्र बंधु। दूसरे नंबर पर मिस्र बंधु। और तीसरे नंबर पर जो आती है वो आती है वैज्ञानिक पद्धति। और वैज्ञानिक पद्धति के समर्थक इतिहासकार कौन है, गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, और फिर आती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये विधेयवादी पद्धति के समर्थक हैं। इसके बाद में देखिए अब 5वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर 2 और बच रही हैं। तो सबसे पहले हम 5वें नंबर की पद्धति का वर्णन करते हैं। ये परंपरावादी दृष्टिकोण है। ये क्या है, परंपरावादी दृष्टिकोण है। और इसके जो समर्थक हैं, इसके जो समर्थक हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं जिन्होंने परंपरावादी दृष्टिकोण या पद्धति के आधार पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इस पद्धति के अंदर जो रचना या रचनाकार है उनका मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से होता है कि वह अपनी परंपरा से किस प्रकार से प्रभावित हुआ। यानी कि ये जो परंपरावादी दृष्टिकोण है इसमें कोई भी रचना या जो रचनाकार है उसका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह अपनी परंपरा से किस प्रकार से प्रभावित हुआ है। जैसे कबीरदास जी है, कबीरदास जी का जो रहस्यवाद है, कबीरदास जी का जो रहस्यवाद है वो सिद्ध और नाथ परंपरा, सिद्ध और नाथ परंपरा जो है उसी का अगला चरण है। सिद्ध और नाथ परंपरा का अगला चरण ही कबीरदास जी का क्या कहलाता है, रहस्यवाद कहलाता है। इसी तरह जो सूरदास जी हैं, इसी तरह जो सूरदास जी हैं उनका जो श्रृंगार है वो जयदेव और विद्यापति की परंपरा का ही अगला चरण है। यानी कि जो रचनाकार है, साहित्यकार है, वह अपनी परंपरा से किस तरह से प्रभावित हुआ है इस बात का विश्लेषण जिस पद्धति में किया जाता है वो पद्धति कौन सी कहलाती है, परंपरावादी दृष्टिकोण या परंपरावादी पद्धति। और इसके समर्थक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और इनकी इतिहास पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो जो हिंदी साहित्य का प्रथम काल है
उसे आदि काल किसने नाम दिया, अभी नामकरण पे भी अपन बात चलेंगे, तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है वो? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, इसके बाद में देखें यहाँ एक समन्वयवादी या समग्रतावादी दृष्टिकोण आता है अगले नंबर पर। अब ये समन्वय का मतलब ही क्या होता है कि दो चीजों को मिलाया होगा, समन्वय किया होगा। ठीक है ना। समग्रता, समग्र का मतलब क्या है? पूरे तरह से समग्र तरीके से देखना चीजों को। तो देखिए यहां पर इसका आधार क्या है कि ये जो समग्रतावादी दृष्टिकोण वाले लोग हैं, इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधार बनाकर लिखा। ठीक है, लेकिन इन्होंने इतिहास शब्द के स्थान पर, इतिहास शब्द के स्थान पर इन्होंने विकास शब्द को अपनाया, विकास शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी नई साहित्यिक स्थिति जो है पूर्व स्थितियों का ही अगला चरण है। यानी कि यहाँ पर जो शुक्ल जी हैं और जो द्विवेदी जी हैं, शुक्ल जी और द्विवेदी जी के समन्वय का प्रयोग किया गया है। द्विवेदी जी कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन दोनों का समन्वय करने वाले व्यक्ति हुए हैं आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी। और आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी जो है, इनका साहित्यिक इतिहास का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये इनका इतिहास ग्रंथ है आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो देखिए यहां पर आज हम लोगों ने इतिहास लेखन की, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की इन 6 पद्धतियों के बारे में चर्चा की है, इनका वर्णन किया है। यहाँ जिस तरह के प्रश्न आते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। बच्चों, आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आ रहा है, आपको ये वीडियो कैसे लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और एक वापस से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगली बार। एक एक राइटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में, गारसादी तासी के बारे में, जितने भी राइटर आए हैं इन राइटरों के बारे में पढ़ते हैं कि जो इतिहास लेखन की पद्धतियां पढ़ लिए, लेकिन इतिहास लेखन की परंपराएं कैसे शुरू हुई ही, सबसे पहले इतिहास कैसे लिखना, किसने लिखा था, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं, तो आप बने रहिए इसी चैनल पर, इसी तरह से जुड़े रहिए, विश्वास बनाकर रखिए। मिलते हैं अगली बार नए अध्याय को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।